स्टोरी स्टार्ट होती है हेवन के सुप्रीम गॉड तोंगवा तीजिन और डीमन क्वीन मियाओ के बीच की घमासान फाइट से। डीमन क्वीन को अपनी पावर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पर तोंगवा तीजिन इस कॉन्फिडेंट को चूर चूर कर देते हैं जब वो सोल लॉकिंग जेट से डीमन क्वीन की सोल को लॉक करने का डिसाइड करते हैं। और उससे बड़ा शॉक डीमन क्वीन को तब मिलता है जब उसे पता चलता है कि तोंगवा तीजिन अपनी कल्टीवेशन यूज करने वाले हैं उसे सील करने के लिए। तोंगवा तीजिन इस डीमन क्वीन को सील कर देते हैं, पर डीमन क्वीन अभी हार ही नहीं थी। इवन वो और पक्की हो गई थी कि जिस दिन वो इस सील से बाहर आएगी, सिर्फ वही नहीं, तोंगवा तीजिन की जिंदगी और पूरी दुनिया में तबाही ला देगी। डीमन क्वीन के कैद होते ही सब कुछ शांत हो चुका था और इसी तरह 30,000 साल बीत जाते हैं और हम मिलते हैं हमारी क्यूट सी फीमेल लीड बाई फुंगजू से। बाई फुंगजू छिनचू फॉक्स टाइप की यंगेस्ट प्रिंसेस है और पूरी दुनिया की इकलौती 9 टेल्ड फॉक्स है। बचपन से ही उसे अपनी फैमिली और लोगों से प्यार और दुलार ही मिला है, जिसकी वजह से वो थोड़ी नॉटी और स्पॉइल हो गई है, बट पॉजिटिव वे में। बाई फुंगजू का पढ़ने में मन तभी लगता है जब सब्जेक्ट का टॉपिक तोंगवा तीजिन हो। बचपन से ही वो तोंगवा तीजिन की स्टोरीज और अचीवमेंट के बारे में सुनती और पढ़ती आ रही है एंड इवेंचुअली वो समय के साथ तोंगवा तीजिन से अट्रैक्ट होने लगी थी, बजाय कि उसने कभी तोंगवा तीजिन को देखा तक नहीं है। और दूसरी तरफ तोंगवा तीजिन, जिनका प्यार और किसी भी तरह के इमोशन से नाता हजारों सालों पहले ही टूट चुका था। बाई फुंगजू अपने क्लासमेट्स के साथ रेडी थी ब्लैक बेयर फैमिली के एरिया से अनार चुराने के लिए, बट तभी जिनवे, जो बाई फुंगजू के अंकल बाई जन का हेल्पर है, रिपोर्ट करता है कि उसके अंकल ने उसे तुरंत अपने पास बुलाया है। बाई फुंगजू सेंस कर लेती है कि जरूर उनके बुलाने के पीछे कोई ना कोई ट्रिक छुपी है, सो वो जाने के लिए रिफ्यूज कर देती है, बट जिनवे स्टक था कि वो उसको लिए बिना नहीं जाएगा। बाई फुंगजू जिनवे, जो एक बर्ड जाति का है, उसके चंगुल से दूर जाने के लिए इतना तेजी से भागती है कि गलती से डीमन लोग के फॉरबिडन एरिया में आ जाती है। डीमन क्लान्स के गार्ड सेंस कर लेते हैं कि कोई बाहरी पर्सन यहाँ आया है और ढूंढने में लग जाते हैं। डीमन क्लान में वैसे इस समय मीटिंग चल रही थी, जहाँ रेड डीमन क्लान के किंग शू यांग और ग्रीन डीमन क्लान के किंग यानची के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और इन सब में मसाला ऐड करने का काम छू यन कर रहा था, जो पूरे डीमन क्लान के 7 किंग्स में से एक है। यानची ऑफेंडेड था कि जब से उनके डीमन क्लान की क्वीन को तोंगवा तीजिन ने सील किया है, उनके डीमन क्लान की हालत पद से पत्थर हो गई है। वो सजेस्ट करता है कि हमें उन गॉड से फाइट करके अपना अधिकार वापस लेना चाहिए, पर रेड डीमन क्लान के किंग शू यांग का सोचना अलग था। वो गॉड और डीमन की वॉर में अपने और क्लान के लोगों को हर्ट होते नहीं देखना चाहता। इधर बाई फुंगजू एक स्पेशल एरिया में इतने सारे गार्ड्स को देखकर सोचती है कि जरूर यहाँ कोई खजाना छुपा होगा जिसे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और क्यूरियस होके वो उस एरिया में एंटर करने का ट्राई करती है, पर डीमन क्वीन की सील उसे ब्लॉक कर देती है। एक्चुअली में उस एरिया में डीमन क्वीन सील है, जो बस मौका ढूंढ रही है बाहर आके तोंगवा तीजिन से बदला लेने के लिए। सील एरिया में सजीव हलचल का सेंस तोंगवा तीजिन को भी हो रहा था। बाई फुंगजू अब खतरे में आ गई थी क्योंकि टाइगर बीस्ट का निशाना वो बन चुकी थी। इससे पहले बाई फुंगजू का ये लास्ट डे होता, तोंगवा तीजिन वहां आके उसे टाइगर बीस्ट के मुंह से बचा लेते हैं। बाई फुंगजू ने बुक्स और स्टोरीज में तोंगवा तीजिन के अपीयरेंस और पहनावे के बारे में पढ़ा था, सो वो पहचान लेती है कि ये तो तोंगवा तीजिन है और जल्दी से छुप जाती है। तोंगवा तीजिन ने उसे बचाया तो था, पर मुड़ के देखा भी नहीं था कि वो है कौन। तोंगवा तीजिन की प्रेजेंस को फील करते हुए सारे डीमन किंग उनके पास आ जाते हैं और वो सवाल करते हैं कि तोंगवा तीजिन ने बिना परमिशन उनके फॉरबिडन एरिया में कदम क्यों रखा। तोंगवा तीजिन एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था इस एरिया में, सो मैं चेक करने आ गया और बीच में ये टाइगर बीस्ट आ गया था। बाई फुंगजू छुप के ये नजारा देख रही थी और उसे सही नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से तोंगवा तीजिन को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, पर वो कुछ भी करती इससे पहले ही जिनवे उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। बाई फुंगजू वापस जाके तोंगवा तीजिन की सिचुएशन में हेल्प करना चाहती थी, पर जिनवे उसे वार्न करता है कि अगर डीमन क्लान को उसके यहाँ होने की खबर हो गई तो सिर्फ उसे नहीं, पूरे छिनचू फॉक्स ट्राइब के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और रही बात तोंगवा तीजिन की, तो उन्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, उनकी चिंता करने का तो मतलब ही नहीं बनता। मीनवाइल डीमन किंग को एक गार्ड रिपोर्ट करता है कि घुसपैठ करने वाला पर्सन एक लड़की थी
शू यांग दोंगवा दीजिन से मांग करता है कि वो उस लड़की को उन्हें सौंप दे, जिससे उनके बीच का मैटर यही खत्म हो जाएगा। बट दोंगवा दीजिन साफ कह देते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा, जो कि सच था। उन्होंने बाई फुंगजू की हेल्प की थी पर उसे देखा नहीं था। डीमन क्लान और दोंगवा दीजिन के बीच चीजें क्रिटिकल ना हो जाए, इसे सॉल्व करने लियोन सॉन्ग बीच में आ जाता है और ये जान के कि दोंगवा दीजिन ये सब सिचुएशन एक लड़की को बचाने के लिए फेस कर रहा है, स्माइल करते हुए आंखें मटकाने लगता है कि दोंगवा दीजिन तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। डीमन क्लान वाले क्लेम कर रहे थे कि दोंगवा दीजिन उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं और अभी भी उनके डीमन किंग की बात को ना मानकर उस लड़की को बचाकर वो सबूत दे रहे हैं कि उनकी नजर में डीमंस की क्या औकात है। डीमन आर्मी दोंगवा दीजिन से फाइट करने के लिए भी तैयार थी, पर लियोन सॉन्ग दोंगवा दीजिन को सजेस्ट करता है कि वो इस मैटर को अभी सॉल्व करने के लिए इसके बदले डीमन किंग को एक प्रॉमिस दे दें कि वो फ्यूचर में उनकी एक विश पूरी करेंगे। दोंगवा दीजिन भी एग्री करके ये प्रॉमिस दे देता है विद अ कंडीशन की विश ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को मारने और न्याय और उनके मॉरल वैल्यूज के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। इधर जिंगवे बाई फुंगजू को उसकी सही डेस्टिनेशन पर लाकर पटक देता है। सो ये है बाईजन छेजू बॉक्साइड के फोर्थ सन और बाई फुंगजू के अंकल, और ये दूसरा पर्सन है जेयान जो फिनिक्स गॉड है और बाईजन का एक अच्छा दोस्त भी है। बाई फुंगजू भी अपने अंकल बाईजन से ज्यादा फिनिक्स गॉड जेयान से क्लोज है। बाईजन और जेयान को जिंगवे से पता चलता है कि बाई फुंगजू को आज दोंगवा दीजिन ने बचाया था और दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। दोंगवा दीजिन की झलक देखने के बाद से बाई फुंगजू और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी उनके लिए। वो फिनिक्स गॉड जेयान से और भी ज्यादा दोंगवा दीजिन के बारे में पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि दोंगवा दीजिन ने क्यों डीमन की जगह गॉड बनना चाहा और उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है एंड स्पेशली उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है। गॉड जेयान उसे बताते हैं कि जब दुनिया का आरंभ हुआ था तब हर जगह प्रकृति की आपदाएं आती रहती थी। सिर्फ हेवन ही ऐसी जगह थी जहाँ शांति और आराम की जिंदगी बिताई जा सकती थी। इसलिए दोंगवा दीजिन ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और जब उन्हें पता चला कि गॉड बनने वाले को अच्छाई और न्याय के रास्ते को अपनाना होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से वो इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वो गॉड बनना ही चुनते हैं और तब से उन्होंने ब्रह्मांड की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। गॉड जेयान एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और देते हैं कि दोंगवा दीजिन है तो इमोशनलेस पर लड़कियों के बीच बहुत ही पॉपुलर है और हमें गॉड जेयान से एक क्यूट और फनी सी स्टोरी पता लगती है कि एक समय की बात है, फेमस डीमन फैमिली की एक लेडी थी जिसका दिल दोंगवा दीजिन पर आ गया था और एक रात वो दोंगवा दीजिन के ही बेड पर आके उनके आने का वेट कर रही होती है, ये सोच के कि उसकी खूबसूरती दोंगवा दीजिन को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देगी। दोंगवा दीजिन वहाँ आकर जेंटली उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और फिर ये होता है। बाई फुंगजू ये स्टोरी सुन के खुश हो जाती है कि दोंगवा दीजिन ने बिल्कुल सही किया उस लेडी को बाहर फेंक कर, पर स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई थी। इसके बाद से और भी ज्यादा लड़कियाँ, इवन लड़कियों के अलावा भी एक्सेप्शन, दोंगवा दीजिन के रूम पर हर रात आने लगे थे क्योंकि उनके लिए दोंगवा दीजिन की बाहों में वो कुछ पल बिताना भी अपने आप में एक खूबसूरत सपने जैसा था। अब चाहे उन कुछ पल के बाद उन्हें बाहर फेंक ही दिया जाए। दोंगवा दीजिन भी एक रूटीन की तरह रोज अपने बेड से लेडी उठाते और उन्हें बाहर फेंका करते थे, पर बाहों का घेरा सिर्फ लेडीज स्पेशल था, अदर कैटेगरी को दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाई फुंगजू ख्यालों में खो जाती है कि दोंगवा दीजिन की बाहों में कैसा फील होता होगा। मीनवाइल सीमिंग जो हेवन लोक के इमॉर्टल्स में से एक है, जिसका टास्क पृथ्वी लोक के इंसानों की किस्मत का लेखा जोखा डिसाइड करना है, सीमिंग को अदर इमॉर्टल से पता चलता है कि दोंगवा दीजिन को डीमन क्लान में पहली नजर में एक लड़की भाग गई है। जब सीमिंग को पता चलता है कि एक गॉसिप फैलाने वाला पर्सन लियोन सॉन्ग है जो वेले रहकर इधर की बात उधर करने का काम करता है, वो समझ जाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। बाई फुंगजू गॉड जेयान से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोंगवा दीजिन के टाइची पैलेस में जाके उसकी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहती है। काफी इंसिस्ट करने पर गॉड जेयान मान जाते हैं कि वो उसकी हेल्प करेगा और उसका छिंजू के फॉक्स टाइप का बर्थ मार्क उसके सर से हाइड कर देता है। अब नेक्स्ट हेल्प के लिए बाई फुंगजू सीमिंग के पास जाती है, जिससे उसकी गॉड जेयान की वजह से काफी अच्छी दोस्ती थी। सो सीमिंग के सामने इमोशनल अत्याचार करके वो मना लेती है कि वो उसे फेरी मेड बनाकर टाइची पैलेस पहुंचा दे।
सीमिंग भी जैसे तैसे मान लेता है इस शर्त पर कि वो अपनी पहचान किसी के भी सामने रिवील नहीं करेगी। सीमिंग सारा अरेंजमेंट करके उसे फेरी मेड के सिलेक्शन ग्रुप तक पहुंचा देता है, बट अब आगे का काम उसकी किस्मत पर डिसाइड करता है कि क्या वो झीए की नजर से बच पाएगी। झीए जो दोंगवा तीजिन की फॉस्टर कजन है और मन ही मन में हमेशा से दोंगवा तीजिन को पसंद करती है और उसे बर्दाश्त नहीं है कि कोई खूबसूरत लड़की ताइची पैलेस में एंटर करे और उसके दोंगवा तीजिन को सेड्यूस करे। बट किस्मत अच्छी थी कि दोंगवा तीजिन के आने की न्यूज से झीए का ध्यान मेड सिलेक्शन प्रोसेस से हट जाता है और फिलहाल के लिए बाई फुंगजू बच जाती है। लियांग और सीमिंग की चेस खेलने के दौरान चिट चैट चल रही थी, जिसमें लियांग रिवील करता है कि आजकल दोंगवा तीजिन ने नई हॉबी पाल ली है और अक्सर कुकिंग करने में अपना टाइम बिताते हैं। सीमिंग इसे सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि दोंगवा तीजिन की कुक की हुई डिशेस तो फिर कितनी शानदार होंगी। बस फिर क्या था, लियांग सीमिंग को इनवाइट कर देता है दोंगवा तीजिन के हाथ की बनी डिश टेस्ट करने के लिए। सीमिंग भी दीवानों की तरह डिश टेस्ट करने पहुंच जाता है और बहुत शुक्रगुजार फील कर रहा था कि लियांग ने उसे सौभाग्य दिया। लियांग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छा बकरा फंस गया। डिश का पहला बाइट लेते ही सीमिंग पर ऐसा असर होता है कि वो बिना कुछ एक्सप्रेस किए बेहोश ही हो जाता है। लियांग स्माइल करते हुए दोंगवा तीजिन को एक्सप्लेन करता है कि शायद सीमिंग ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो गया। दोंगवा तीजिन अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बिना रिस्पॉन्स किए चले जाते हैं। बाई फुंगजू जो वहीं पास ही थी, उसे दोंगवा तीजिन की स्माइल देखने का मौका मिलता है, बट दूसरी मेड उसे बताती है कि दोंगवा तीजिन की स्माइल करने का मतलब है किसी का बैड लक स्टार्ट होने वाला है। सीमिंग के लिए दोंगवा तीजिन की डिश किसी हॉरर मूवी से कम डरावनी नहीं होगी। वो लियांग को जी भरकर कोसता है कि हजारों सालों की उनकी दोस्ती को उसने खराब कर दिया, इस तरह भरोसा तोड़कर। अदर साइड चीफ मेट सारी मेट को उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करती है और बाई फुंगजू को मिलती है विंड बटरफ्लाई को कंट्रोल करके अंदर पैलेस में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंड बटरफ्लाई के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये बटरफ्लाई हवा में डांस करती है, बट अगर एक बूंद भी पानी इसे छू जाए तो ये तूफान खड़ा कर सकती है। पैलेस के अंदर झीए अपनी मेड को सेंटेड फ्लावर ड्यू स्प्रे करने को कहती है और इसी समय बाई फुंगजू उस विंड बटरफ्लाई को अंदर ला रही थी, सो वो फ्लावर ड्यू उस विंड बटरफ्लाई के कांटेक्ट में आ जाता है और वो तूफान खड़ा कर देती है। बट झीए उस विंड बटरफ्लाई को हिट करके बाहर कर देती है। बाई फुंगजू को उस इनोसेंट विंड बटरफ्लाई के लिए बुरा लग रहा था, सो वो दोंगवा तीजिन के स्टडी रूम में जाके उनके ब्रश से उस बटरफ्लाई के चोट पर ऑइंटमेंट लगाती है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में ब्रश तो गंदा हो चुका था, सो वो अपनी टेल के बाल से फ्लफी और स्मूथ सा ब्रांड न्यू ब्रश बनाकर उस पहले वाले ब्रश को रिप्लेस कर देती है। चोंगलिंग दोंगवा तीजिन को रिपोर्ट करता है कि मेंग हाओ को व्हाइट वाटर माउंटेन में देखा गया है। मेंग हाओ एक ड्रैगन गॉड है जिसने हजारों साल पहले दोंगवा तीजिन की डीमंस के खिलाफ फाइट में उनका साथ दिया था। दोंगवा तीजिन के वहां पहुंचते ही एक ड्रैगन सामने आता है। दोंगवा तीजिन अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्या तुम इस तलवार को नहीं पहचान रहे? ड्रैगन तुरंत ही एक पर्सन में बदल जाता है जो चेन में बंधा हुआ था। ये मेंग हाओ है। वो रिवील करता है कि उसकी वाइफ ने उसे अपने प्यार में फंसाकर उसे इस व्हाइट वाटर माउंटेन में कैद कर दिया और उसकी बोन को इस ड्रैगन हुक में जकड़कर उसकी पावर सील कर दी है। मेंग हाओ कहता है कि प्यार इतनी गहराई से मेरी बॉडी में उतर चुका है कि अब मेरी कल्टीवेशन और पावर भी मुझे इस ट्रैजिक रोमांस के दर्द से आजाद नहीं कर सकती। दोंगवा तीजिन की समझ से परे था कि मेंग हाओ जैसा पावरफुल इमॉर्टल किसी प्यार जैसे इमोशन की वजह से इस हालत में आ सकता है। मेंग हाओ एडमिट करता है कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ कैद रहना चाहता है। ये ट्रैजिक रोमांस जो अदर के लिए ट्रेजेडी है, मेरे लिए कैंडी की तरह स्वीट एहसास है। वो दोंगवा तीजिन से माफी मांगता है कि वो एक डीमनेस के प्यार में पड़ के अपने रास्ते से भटक गया और अब वो यही कैद रह के अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता है। दोंगवा तीजिन फिर भी मेंग हाओ को चैन से आजाद करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं न्यू कैरेक्टर जी हांग से, जो रेड डीमन क्लैन की प्रिंसेस और शू यांग की अडॉप्टेड बहन है। इस पूरे डीमन क्लैन में उसके भाई शू यांग के अलावा उसका बॉडीगार्ड ही वो पर्सन है जिससे वो सबसे ज्यादा क्लोज है। ग्रीन डीमन क्लैन का डीमन किंग यांची हमेशा से जी हांग से शादी करने के सपने सजाए हुए है और उसे लगता है अब वो पावर और पोजीशन दोनों के अकॉर्डिंग जी हांग के लिए परफेक्ट मैच है। बट जब उसे पता चलता है कि शू यांग अपनी बहन
जी हांग की शादी दोंगवा तीजिन से करना चाहता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और दावा करता है अगर शू यांग ने ये डिसीजन नहीं बदला तो वो विद्रोह छेड़ देगा। अदर साइड बाई फुंगजू को एक और बार मौका मिलता है सामने से दोंगवा तीजिन को देखने का। झीए के इशारे पर उसकी हेल्प पर बाई फुंगजू को पॉन्ड में पुश कर देती है और झीए बीच में आकर दोंगवा तीजिन की नजर को ब्लॉक कर देती है जिससे वो बाई फुंगजू को देख न ले। इन सब के बाद झीए बाई फुंगजू पर ब्लेम लगाती है कि वो दोंगवा तीजिन को सेड्यूस करना चाहती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे पूरे पॉन्ड के एरिया को साफ करने का ऑर्डर करती है। पर बाई फुंगजू के लिए उसकी विंड बटरफ्लाई फ्रेंड ये काम आसानी से कर देती है। जीहे को जब ये पता चलता है कि उसने विंड बटरफ्लाई की मदद ली है, वो विंड बटरफ्लाई की कल्टीवेशन छीनकर उसे पृथ्वी लोक भेज देती है। बाई फुंगजू गुस्से में आकर अपनी पावर उस पर यूज करने ही वाली होती है कि छोंगलिंग आ जाता है और क्लेम करता है कि वो सब शोर मचाकर दोंगवा तीजिन की नींद खराब कर रहे हैं। छोंगिन को ये आइडिया हो गया था कि जीहे फिर किसी मेड को बिना रीजन के परेशान कर रही है, सो वो बाई फुंगजू को पनिशमेंट के तौर पर किचन के काम के लिए अलॉट कर देता है जिससे बात वहीं खत्म हो जाए। दोंगवा तीजिन के पैलेस में आज बहुत ही रेयरली होने वाला गेट टुगेदर था जिसमें फिर आज दोंगवा तीजिन ने अपनी शानदार कुकिंग स्किल को यूज करते हुए न्यू डिशेस ट्राई की थी। दोंगवा तीजिन लियोनसोंग को साइन देते हैं ये न्यू डिश ट्राई करने के लिए। लियोनसोंग के एक्सप्रेशन यही कह रहे थे कि मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। वो एक सांस में एक छोटा सा बाइट मुंह में डाल के निगल लेता है। दोंगवा तीजिन ये सब देख के कमेंट करते हैं नौटंकी। अब सीमिंग क्लास के बैक बेंचर की तरह अपना मुंह छुपा रहा था। दोंगवा तीजिन उसी के पास आके उसे चॉपस्टिक ऑफर करते हुए टेस्ट करने के लिए कहते हैं। सीमिंग कांपते हाथों से वो चॉपस्टिक तो ले लेता है, पर इस सिचुएशन में अगर उसे खुद को मारने और ये डिश ट्राई करने में से एक ऑप्शन चुनने को दिया जाता तो शायद वो खुद को मारना ही चुनता, और इस बार तो वो बिना खाए बेहोश हो जाता है। इससे एक चीज तो प्रूव हो गई कि कोई कितना भी सुप्रीम हो परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे दोंगवा तीजिन और उनकी कुकिंग स्किल को एग्जांपल ले लो। मीनवाइल किचन सेक्शन में स्टाफ की कमी की वजह से बाई फुंगजू को ही डेजर्ट दोंगवा तीजिन के पैलेस तक पहुंचाने का टास्क दिया जाता है जिसे वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाई फुंगजू का पैर स्लिप हो जाने से वो सारे केक गिर जाते हैं जिसे बाई फुंगजू अपनी कुकिंग स्किल वाले मैजिक से तुरंत चेंज कर देती है। जब ये न्यूज जीहे तक पहुंचती है कि बाई फुंगजू डेजर्ट डिलीवर करने यहाँ आ रही है, वो बाई फुंगजू से वो सारे केक छीन लेती है और उसे वापस भेज देती है। ये केक लियोनसोंग को इतना पसंद आता है कि वो दोंगवा तीजिन को भी टेस्ट करने के लिए इंसिस्ट करता है। दोंगवा तीजिन इसे टेस्ट करते ही बनाने वाले के बारे में पूछते हैं, पर जीहे क्रेडिट खुद को दे देती है कि उसने खुद बनाया ये। दोंगवा तीजिन इस केक को नाम देते हैं सोरोलेस केक। बाई फुंगजू छुप के ये नजारा देखकर खुश हो रही थी कि दोंगवा तीजिन ने उसके बनाए हुए केक को इतना पसंद किया। इवन केक का नाम भी उन्होंने वही दिया जो उसने सोचा था। एक्साइटमेंट से बाई फुंगजू की 9 टेल्स अपीयर हो जाती हैं, जिसकी हल्की सी झलक लियोनसोंग देख लेता है, बट सीमिंग सिचुएशन सेंस करते ही दोंगवा तीजिन की वो डिश जिससे वो भाग रहा था उसे ही एक बार में खा लेता है, लियोनसोंग का ध्यान बाई फुंगजू पर से हटाने के लिए। सीमिंग तुरंत गायब होकर बाई फुंगजू को छुपाकर पैलेस से बाहर ले आता है जिसे छेंगयू नोटिस कर लेती है। छेंगयू बाई फुंगजू को पहले से ही जानती है, सो बाई फुंगजू उसे पूरा मैटर समझाती है कि वो यहाँ क्यों आई है। छेंगयू उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसके इस मिशन में उसे पूरा सपोर्ट देगी। उस केक का क्रेडिट लेने के बाद से जीहे पर अब प्रेशर आ गया था, क्योंकि अब उसे वो केक बनाना सीखना होगा उसके दोंगवा तीजिन को जो पसंद आ गया ये केक। सो वो बाई फुंगजू से इस केक की रेसिपी लेती है। केक को बनाकर वो दोंगवा तीजिन को प्रेजेंट करती है, लेकिन दोंगवा तीजिन खुद टेस्ट करने के बजाय लियोनसोंग को टेस्ट करने के लिए देते हैं। लियोनसोंग को इस केक को खाने के बाद वो डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड फील नहीं आ रहा था जो पहले वाले केक में था। जीहे रियलाइज करती है कि उस लड़की ने मुझे बुद्धू बना दिया। जीहे फिर बाई फुंगजू पर ब्लेम लगाती है, पर बाई फुंगजू एक्सप्लेन करती है कि ये केक का टेस्ट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो जाता है, पर रीबर्ड सी के यूशी फ्लावर की जड़ टेस्ट को सिमिलर बना सकती है। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही वो बाई फुंगजू को ही उस रीबर्ड सी से यूशी फ्लावर की जड़ लाने का टास्क थमा देती है और खुद भी उसके साथ जाती है उसे सुपरवाइज करने के लिए। जीहे बाई फुंगजू को पानी में पुश कर देती है जड़ लाने के लिए और खुद आराम से बोट पर बैठकर चाय एंजॉय कर रही होती है। और जैसे ही बाई फुंगजू वो जड़ जीहे को देती है, वो बाई फुंगजू को अकेला छोड़कर बोट लेकर ताइची पैलेस आ जाती है।
अपनी पावर से बाइफुंगजू ताइची पैलेस तो आ जाती है, पर फिर जी उसे स्पेशली दोंगवा तीजिन के लिए बनाई जा रही फिश को पकते हुए नजर रखने का काम दे देती है। मीनवाइल यानची रियलाइज करता है उसने जो भी आर्ट और स्किल सीखी है वो जी हांग के पसंद के मुताबिक तो है ही नहीं। फिर उसे आइडिया आता है कि अगर वो दोंगवा तीजिन को फाइट में हरा दे तो तीनों लोगों में उसकी वाहवाही होगी। यानची अपने हेल्पर से कहता है कि वो किसी को अरेंज करके उसका लेटर ताइची पैलेस तक पहुंचा दे। दूसरे साइड जी हांग अपने बॉडीगार्ड मिन्सू से अपने गुड ओल्ड डेज की मेमोरीज को शेयर कर रही होती है कि वो कितना खुश होती थी जब वो दोनों फॉरेस्ट में घूमने जाते थे और उसे फॉरेस्ट ले जाने के लिए मिन्सू को उसके भाई से पनिशमेंट भी झेलनी पड़ती थी। मिन्सू रिस्पॉन्ड करती है कि अगर आप खुश हैं तो कोई भी पनिशमेंट मंजूर है मुझे। जी हांग रिवील करती है कि वो खुश उस फॉरेस्ट में जाने से नहीं होती थी बल्कि इसलिए होती थी कि मिन्सू उसके साथ होता है। जी हांग मिन्सू के हाथ पर लीन होकर कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसका भाई शू यांग दूर से ये सब देख रहा होता है। चोंगलिंग दोंगवा तीजिन को यानची का लेटर रिपोर्ट करता है कि वो आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है। दोंगवा रिप्लाई में उसे सवाल करते हैं कि चाय की पत्तियों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। चोंगलिंग आंसर करता है कि चाय की पत्तियों को तोड़ने का सही समय, और वो समझ जाता है कि दोंगवा तीजिन की तरफ से उस लेटर का क्या रिप्लाई भेजना है। इधर बाइफुंगजू फिश को पकते हुए देखते देखते सो जाती है और उठने पर फिश को जला हुआ पाती है। सो केक की तरह उसे फिर अपनी कुकिंग स्किल यूज करते हुए ब्रांड न्यू फिश डिश कुक करनी पड़ती है। इधर यानची इरिटेट हो रहा था कि अभी तक उसके लेटर का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया है। बाइफुंगजू कुक हुई फिश को प्लेट पर सजाती है और सामने से उसे दोंगवा तीजिन उसके पास आते दिखते हैं। ये नजारा बाइफुंगजू के लिए सपने जैसा था। दोंगवा तीजिन बाइफुंगजू की ड्रॉप हुई पिन से डिश को स्मेल करते हैं और कमेंट करते हैं कि डिश बुरी नहीं है। तब तक जीहे किचन में आ चुकी थी और बाइफुंगजू को फिश वाली डिश का सारा क्रेडिट मिलते देख फ्यूरियस हो जाती है। दोंगवा तीजिन ने अब खुद बाइफुंगजू को ताइची पैलेस के लिए ऐसे डिशेस बनाते रहने का ऑर्डर दे दिया था। सो जीहे चाह कर भी अब बाइफुंगजू को निकाल नहीं सकती थी। बाइफुंगजू के लिए ये कुछ पल जो दोंगवा तीजिन ने उसके साथ शेयर किए थे, चाहे दोंगवा तीजिन ने उससे ज्यादा उसकी डिश को अटेंशन दी हो, पर फिर भी ये मोमेंट उसकी लाइफ का आज तक का बेस्ट मोमेंट था। और वो एक्साइटमेंट से अपने फॉक्स वाले अंदाज में चिल्लाती है जिसे सुनकर दोंगवा तीजिन भी रिएक्ट करते हैं कि लग रहा है कोई जंगली फॉक्स बहुत खुश है। इधर यानची को दोंगवा तीजिन का लेटर आखिरकार मिल ही जाता है जिसमें लिखा था कि ये समय ताइची पैलेस के चाय के बागान से चाय की पत्तियां चुनने का है, इसलिए समय नहीं है चैलेंज एक्सेप्ट करने का। यानची फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक चाय की पत्ती तोड़ने के लिए मेरा चैलेंज रिजेक्ट कर दिया। पागल समझ रखा है क्या मुझे। यानची रुकने वालों में से नहीं था। वो सीधे ताइची पैलेस पहुंचकर सारी चाय पत्तियों को तोड़ के दोंगवा तीजिन के सामने पेश करता है और कहता है अब तो ये काम हो गया, अब फाइट करें। दोंगवा तीजिन बिना किसी रिएक्शन के चाय की पत्तियों को चेक करते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ खुशबूदार प्लांट लाए थे, उन्हें गार्डन में प्लांट भी तो करना है मुझे और ये बेस्ट टाइम है उन्हें प्लांट करने का। यानची ये काम भी कर देता है जिससे दोंगवा तीजिन का ये बहाना भी खत्म हो जाए। ये काम करके फिर वो दोंगवा तीजिन के मेंशन में जबरदस्ती घुस जाता है और इंसिस्ट करता है कि अब तो फाइट करनी ही पड़ेगी। दोंगवा तीजिन एक और काम की लिस्ट थमा देते हैं कि उन्हें पॉन्ड में कीचड़ की सफाई भी करना बाकी है। यानची का रिएक्शन था कि तुम्हें एक और बहाना मिल गया, मगर यानची फाइट के लिए इतना बेताब था कि ये काम भी खुद पर ले लेता है। यानची को थोड़ी सी सिंपैथी भी दोंगवा तीजिन से हो रही थी कि वो सुप्रीम गॉड होकर भी पर्सनली ये सब काम संभालते हैं, कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए। यानची एक के बाद एक सारे काम निपटा रहा था, मतलब एक फाइट के चक्कर में डीमन किंग से दोंगवा तीजिन का नौकर बन गया था। एट लास्ट सब कुछ निपटा कर वो फिर दोंगवा तीजिन से फाइट करने की डिमांड करता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि समय मिलते ही मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। दोंगवा तीजिन रिप्लाई करते हैं मैंने कब प्रॉमिस किया था, मैंने इसके बारे में सोचने को कहा था और मैंने सोच लिया है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। यानची को एक जोर का झटका पहुंचता है कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रिक्स खेली गई है और जैसे ही वो जबरदस्ती फाइट करने का ट्राई करता है ताइची पैलेस से बाहर फेंका जाता है। सो पहला पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा जहां मैं आपसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी। सो अभी के लिए बाय बाय।